हेलो एवरीवन, आई एम नीलोफर और आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा आधा पार्ट रह गया था यानी पार्ट 2 ऑफ पोर्चुगीज़ यूरोपियन पावर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्तुगल encouraged sea voyages for the discovery of sea routes to India. For this reason, he was also known as Henry the Navigator. अब इन्होंने क्या करा? He is given to initiate what is known as Age of Discovery at the end of 15th century AD. राइट जो प्रिंस हेनरी थे उन्होंने एनकरेज करा क्या कि हम जो है एक्सपीडिशंस करें, राइट जो अननोन लैंड्स हैं वन बाय वन हम उसे एक्सप्लोर करें। ठीक है, तो जो हम देखते हैं एज ऑफ डिस्कवरी बेसिकली क्या है, जो स्पेन और पोर्तुगल थे जो हमने डिस्कस करा था, जो ट्रीटी ऑफ टॉर्डिलाज हुई थी 1494 में, जिसके अकॉर्डिंग एक इमेजिनरी लाइन बना दी गई थी अटलांटिक ओशन पे, राइट और बोला गया कि जो वेस्ट पार्ट है उसे पोर्तुगल डिस्कवर्ड करेंगे और जो ईस्ट वाला पार्ट है उसे स्पेन डिस्कवर करेंगे। तो इसे ही बोला जाता है एज ऑफ डिस्कवरी, जो एनकरेज करा किसने? प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्तुगल ने, और इन्हें हेनरी द नेविगेटर भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं पोर्चुगीज़ के, राइट। अगर हम एज ऑफ डिस्कवरी की बात करें तो एज ऑफ डिस्कवरी बेसिकली ये है कि जो इल्बेरियन पावर्स थे जैसे स्पेन एंड पोर्तुगल, इन्होंने क्या करा? इनिशिएट लिया, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया डैट हम 1490s से क्या करेंगे? डिस्कवर करेंगे उन अननोन लैंड्स को वन बाय वन। ठीक है, और हम देखते हैं कि जो अमेरिका की जो डिस्कवरी करी गई एंड जो भी ऑल्टरनेट रूट्स थे इंडिया के, वो भी इन्हीं की वजह से इन्हीं की वजह से ही हम कह सकते हैं डिस्कवर हुए। These were the step that was carried out by them, right? This was the result of their encouraged expeditions. ठीक है, तो ये जो श्रेय जाता है, ये जो इनिशिएटिव जाता है, ये जाता है प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्तुगल, जिन्होंने ये स्टेप लिया कि हमें क्या करना है? अननोन लैंड्स को डिस्कवर करना है, और इसे ही हम एज ऑफ डिस्कवरी बोलते हैं, जो स्पेन और पोर्तुगल ने इनिशिएटिव लिया था। नेक्स्ट, वास्को डिगामा. Vasco da Gama landed at Calicut in May 1498, where he was grandly welcomed by the Zamorin, the king of Calicut. ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि वास्को डी गामा आते हैं 1498 में, जहाँ पर इनका बहुत शानदार, बहुत वेलकम करा जाता है। जो किंग होते हैं कैलिकट के, जैमोरिन, वो इनका स्वागत करते हैं। He took a return voyage to Portugal with a ship loaded with Indian cargo consisted of spices mainly of pepper and some rare herbs. ठीक है, तो ये यहाँ से क्या लेकर जाते हैं? बहुत बड़ा वॉयज लेके जाते हैं। शिप इनकी भरा, मतलब बहुत ज़्यादा भरी हुई होती है इंडियन सामान से, जो स्पाइसेस थी, जो पेपर थे, जो बहुत रेयरली जो हमें हर्ब्स मिलते हैं वो इनके कार्गो में मिलता है, राइट। और हम ये देखते हैं कि जब ये पोर्तुगल पहुँचते हैं तो इनकी बहुत वाहवाही होती है, बहुत ज़्यादा लोग इन्हें अप्रिशिएट करते हैं इनकी कार्गो की वजह से, राइट। क्यों? क्योंकि ही सोल्ड दैट कार्गो 60 टाइम्स हायर प्रॉफिट आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग द कॉस्ट ऑफ हिज वॉयज। आप समझ रहे हैं, मतलब आप 60 टाइम्स जो है उनको ये प्रॉफिट मिलता है। जब अगर आप इनकी वॉयज की भी कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर लें ना, तब इनको इतना प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो वास्को डी गामा फिर इंडिया में आते हैं। ठीक है, उन्हें इतनी खुशी होती है कि भाई मेरे को तो इतनी ज़्यादा वाहवाही मिल रही है, और देखो मैंने 60 गुना जो है मुझे प्रॉफिट मिला है। ठीक है, तो अब क्या होता है? वास्को डी गामा अगैन केम टू इंडिया इन 1501, दिस टाइम विद द पर्पज़ ऑफ इस्टेब्लिशिंग अ फैक्ट्री। इस टाइम वो क्या दिमाग में रखते हैं कि अब मुझे फैक्ट्री को खोलना है। फैक्ट्री बेसिकली क्या है? फैक्ट्री आज के टाइम की तरह वो नहीं है जो हम फैक्ट्रीज बोलते हैं। फैक्ट्री एक वेयर हाउस है जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को स्टोर कर सकें। यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, राइट। नो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ टेकिंग प्लेस, अनलाइक द प्रेजेंट सेंस ऑफ फैक्ट्री। ठीक है, ये एक वेयर हाउस है। और फैक्ट्रीज क्यों बनाना था? ताकि ये अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर सके, राइट। ये दूसरी कंपनीज के साथ जो एक कमर्शियल राइवलरी है उसको एक कमर्शियल राइवलरी दे सके दूसरी यूरोपियन पावर्स को।
अब हम देखते हैं फिर क्या होता है। 1503 में पोर्चुगीज अंडर वास्को डी गामा इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट कैलीकट। पहली फैक्ट्री ये इस्टेब्लिश करते हैं कैलीकट में, और दूसरी करते हैं कन्नूर में जो है केरला में 1505 में। फिर हम देखते हैं इनके बाद कौन आते हैं। इनके बाद दूसरे रूलर आते हैं जिनका नाम था पेड्रोस एल्वर्स कैब्रल। इनके बारे में देयर इज़ नॉट मच इन्फॉर्मेशन, सो हम इतना याद रखेंगे कि जो कैब्रल थे वो सेकंड पोर्चुगीज़ गवर्नर थे आफ्टर वास्को डी गामा, और इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश करी थी, कैलीकट में 1500 में। ठीक है, इसे आप याद रखें। सॉरी, हाँ, इन्होंने इस्टेब्लिश करी थी फैक्ट्री कैलीकट में, इसे आप याद रखें। और जो कि इन्होंने जब एक चीज़ और है, जब इन्होंने फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी कैलीकट में, थोड़े देर बाद क्या होता है कि जो इनकी फैक्ट्री थी उसको अरब्स क्या करते हैं, अटैक कर लेते हैं, और पोर्चुगीज़ की काफ़ी लाइफ एंड प्रॉपर्टी जो है इस टाइम पे डिस्ट्रॉयड हो जाती है। फिर हम देखते हैं इनके बाद आते हैं कैब्रल के बाद फ्रांसिस्को दी अल्मीडिया। ठीक है, अल्मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है पोर्चुगीज़ के। ठीक है, अल्मीडिया एज्यूम द चार्ज ऑफ गवर्नरशिप फॉर अ 3-year टर्म इन 1505 एंड ही मेड कोची इज हिज हेडक्वार्टर। ठीक है, अल्मीडिया चार्ज लेते हैं गवर्नरशिप का 3 year टर्म के लिए, 3 साल के लिए 1505 में, और कोची को ये अपना हेडक्वार्टर बना लेते हैं। अब इनके टाइम पे क्या होता है, ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज अ गवर्नर ही वांटेड टू मेक पोर्चुगीज मास्टर ऑफ इंडियन ओशन, राइट। ही वांट कि जो पोर्चुगीज़ हैं वो मास्टर कर लें इंडियन ओशन को। फॉर दिस पर्पज़ ही अडॉप्टेड अ वेरी फेमस ब्लू वाटर पॉलिसी को ये इस्टेब्लिश करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, राइट। अब ये चाहते हैं कि भाई ये जो हमारा जो पोर्चुगीज़ है ये क्या हो जाए, मास्टर कर ले किसको, इंडियन ओशन में, राइट। अपनी नेवल पावर, अपनी नेविगेशन को ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर ले, और इसी रीज़न की वजह से, फॉर द सेम रीज़न ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। अब ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, ब्लू वाटर पॉलिसी ये थी कि ये अपना जो है पोर्चुगीज़ अपना होल्ड बनाना शुरू करें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। उनके अकॉर्डिंग ये था कि हम इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग फैक्ट्रीज, हमें फैक्ट्रीज नहीं बनाने, हमें फोर्ट्रेसेस नहीं बनाने ज़मीन के ऊपर, हमें एम्फेसाइज किस पे देना है, सी रूट पे, राइट। ताकि हम जो अरब के इन्वेजन्स हैं, जो अरब हम पे अटैक कर रहे हैं, और जो अदर यूरोपियन पावर्स आएंगी जैसे डच, फ्रेंच, डेन, इंग्लिश, उनके ऊपर हम अपनी नज़र रख सकें। तो उन्होंने बोला कि हमें ब्लू वाटर पॉलिसी को अडॉप्ट करना है, जिससे हम ये फैक्ट्रीज फोर्ट्रेस तो बेकार की बातें हैं जो हम लैंड पे बनाएंगे, हमें अपने सी रूट को मजबूत करना है, ठीक है, जिससे हम अरब के इन्वेजन को चेक कर सकें और जो यूरोपियन पावर्स हैं उनके ऊपर आँख रख सकें, राइट, नज़र रख सकें। देन हम ये देखेंगे कि बैटल्स जो होते हैं अल्मीडिया के अंदर, वो 2 बैटल फॉट होते हैं। एक होता है बैटल ऑफ चॉल और एक होता है बैटल ऑफ ड्यू, 1508 एंड 1509 रिस्पेक्टिवली। अब बैटल ऑफ चॉल में क्या होता है कि पोर्चुगीज़ जो है डिफीट, वो हार जाते हैं। किससे? अलायंस होता है किसका, टर्की का, इजिप्ट का और गुजरात का, इससे वो हार जाते हैं। बैटल ऑफ ड्यू में क्या होता है, पोर्चुगीज़ जीत जाते हैं अगेंस्ट द अलायंस ऑफ रूलर्स ऑफ इजिप्ट, गुजरात एंड ज़ेमोरिन ऑफ कैलीकट। ठीक है, अब इसकी वजह से एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, जब वो बैटल ऑफ ड्यू में जीत जाते हैं तो पोर्चुगीज़ अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लेता है, अपना मोनोपोली इस्टेब्लिश कर लेता है एशिया के जो रूट्स होते हैं उसके ऊपर, राइट। अब इसी की वजह से क्या होता है कि पोर्चुगीज़ को बहुत ज़्यादा इनकाउंटर करना पड़ता है जो बहुत सारी यूरोपियन पावर्स जो राइवल्स थी जो इंडिया में आ रहे थे। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम डिस्कस करेंगे अल्फोंसो द एल्बरक्यू के बारे में, नीनो द कुना के बारे में, और हम देखेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली पोर्चुगीज़ का डिक्लाइन कैसे हो जाता है। सो टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।